हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली काफ़ी बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ने वाले हैं। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में ये हमारा पहला रिएक्शन होगा जिसका हम लोग कंप्लीट मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं। और कंप्लीट मैकेनिज्म के बाद इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स भी देखेंगे और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। फिर रिएक्शन का पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम देखेंगे और इस तरह से हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पूरी तरह से खत्म करेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के मैकेनिज्म के साथ। तो किसी भी रिएक्शन के स्टार्टिंग में हमारे पास सबसे पहले रिएक्टेंट गिवन होता है। तो हम लोग मान लेते हैं हमारे पास अल्कोहल गिवन है। अच्छा, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ वाटर। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का क्या मतलब है कि अल्कोहल से वाटर को रिमूव कर रहे होंगे। तो हमारे पास अल्कोहल तो रिएक्टेंट में गिवन ही होगा, इसके साथ रिएजेंट के रूप में हमारे पास कंसंट्रेटेड H2SO4 गिवन हो सकता है, या फिर अगर केवल H+ देके हीट भी किया जा रहा होगा तो हम ऐसे केस में भी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ही करेंगे। तो आइए अब हम लोग मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एसिड गिवन है H2SO4, ये क्या करेगा, ये टूट जाएगा H+ और अपने कंजुगेट बेस में, क्योंकि एसिड का काम ही होता है H+ डोनेट करना। तो कहीं भी एसिड गिवन है तो जनरली हम लोग उसका H+ ही यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ से हमें H+ मिलेगा। अब जो हमें ये H+ मिला है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन थे, वो भी निकल गया, जिसके कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो अब इस H+ के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन की तलाश में होगा, इसे कहीं से भी इलेक्ट्रॉन मिल जाए। और हमारे पास जो एज अ रिएक्टेंट गिवन है वहां पर हमारे पास अल्कोहल है जिस पर दो लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। तो जब H+ यहां पर आएगा इसके पास, तो यहां से जो लोन पेयर होगा वो H+ के वैकेंट ऑर्बिटल में अल्कोहल डोनेट कर देगा। तो जब अल्कोहल H+ को लोन पेयर डोनेट करेगा तो यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है उस पर जनरली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है। पूरे पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन होता है, उसके जस्ट बाद ऑक्सीजन आता है। तो ऑक्सीजन काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होगा। तो ये चाहेगा कि अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म कर ले, इसके लिए इसको कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखेंगे तो ऑक्सीजन के आसपास ये 3 बॉन्ड हैं, इन्हीं में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके अलावा कहीं ऑक्सीजन के आसपास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसके पास यही 3 ऑप्शन है, या तो इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले ले, ये जो हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है जहां मैं इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर रहा हूं, या तो यहां से इलेक्ट्रॉन ले ले, या फिर इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले ले, या फिर इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले ले। तो अगर हाइड्रोजन वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहां से H+ निकल जाएगा और हमारा ये रिएक्शन पीछे की तरफ चला जाएगा। इसीलिए हमारा ये रिएक्शन जो होता है वो रिवर्सिबल नेचर का भी होता है, क्योंकि कुछ प्रोबेबिलिटी इस बात की भी है कि वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले ले और ये रिएक्शन पीछे की तरफ चला जाएगा। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। लेकिन ये रिएक्शन आगे की तरफ कब जाएगा? जब ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ जो बॉन्ड बन रहा है वहां से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले ले, तो यहां से कार्बोकेटाइन निकल जाएगा और वाटर निकल जाएगा और हमारा रिएक्शन आगे की तरफ चला जाएगा। तो यहां पर हमारा कार्बोकेटाइन बन गया है और यहां पर साथ में वाटर बन गया है। तो अब आप फिर सोच रहे होंगे कि लेकिन आपने ये स्टेप रिवर्सिबल क्यों लिखा, ये स्टेप रिवर्सिबल क्यों है? ये तो समझ आ रहा है कि हाइड्रोजन वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसलिए ये स्टेप रिवर्सिबल है। लेकिन ये स्टेप रिवर्सिबल क्यों है? ये स्टेप रिवर्सिबल इसलिए है क्योंकि हमारा जो ये कार्बोकेटायन है ये एक इलेक्ट्रोफाइल है और वाटर जो है ये एक न्यूक्लियोफाइल है, इस पर दो लोन पेयर है, तो ये फिर से आपस में कंबाइन हो सकते हैं, इसलिए ये स्टेप रिवर्सिबल है। तो अब जब हमने कार्बोकेटाइन बना लिया तो आपको पता है कि कार्बोकेटाइन 2 ही रिएक्शन शो कर सकता है, पहला कॉम्बिनेशन और दूसरा एलिमिनेशन। और जब कॉम्बिनेशन होना होगा तो ये कंबाइन करके पीछे की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एलिमिनेशन की सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो जिस H2SO4 से आपने H+ लिया है उसका HSO4- अभी भी बाकी है आपके पास। तो अभी भी आपके पास HSO4- बचा हुआ है और कंडीशन में हीटिंग भी हमने ले रखा है। तो ये क्या होगा, ये इसके अल्फा पोजीशन से, ये मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियोज में भी, अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन निकाल लेगा और यहां पर हमारा अल्कीन बन जाएगा। तो ये हमारा मैकेनिज्म है, बेहद आसान मैकेनिज्म है। आप देख रहे होंगे सबसे पहले क्या हुआ, H+ आया, वो अल्कोहल के पास गया इलेक्ट्रॉन की तलाश में। यहां जैसे ही इलेक्ट्रॉन मिला ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज,
ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इस पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। कार्बोकेटाइन दो तरह के रिएक्शन शो कर सकता है, कम्बिनेशन और एलिमिनेशन। अगर कम्बिनेशन होगा तो रिएक्शन पीछे जाएगी, इसलिए ये स्टेप रिवर्सिबल होगा। लेकिन एलिमिनेशन की सारी कंडीशंस मौजूद हैं, तो यहाँ पर एलिमिनेशन प्रोडक्ट जो है वो डोमिनेट करेगा और हमारा अल्कीन बनकर तैयार हो जाएगा। तो हमारा जो ये रिएक्शन था, इसका प्रोडक्ट के रूप में हमें अल्कीन मिलेगा। आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर वाटर का रिमूवल हुआ है, वाटर यहाँ से रिमूव हो रहा है इस अल्कोहल से। तो अब हम लोग यहाँ पर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को डिफाइन कर लेंगे। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो इसका डिफिनीशन यही होगा, ऑन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 अल्कीन इज ऑब्टेन्ड एज प्रोडक्ट। यहाँ पर हमारे पास अल्कोहल था जो कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करके अल्कीन बना रहा है एज अ प्रोडक्ट। और इसका मैकेनिज्म भी हमने देखा एक एक स्टेप। और अगर आपको एलिमिनेशन रिएक्शन में कोई डाउट है कि यहाँ से HSO4 माइनस से रिएक्ट करके कैसे गया है ये अल्कीन तक, तो हमारा जो लास्ट वीडियो है इसी सीरीज में, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा एलिमिनेशन रिएक्शन करके लास्ट वीडियो, वो आप जरूर देख लें, आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इस रिएक्शन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने से पहले सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इस रिएक्शन का RDS क्या है। RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे फोकस करते हैं। फर्स्ट स्टेप में देखें, यहाँ पर हमारे पास जो एक अनस्टेबल चीज थी H+, उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इसका भी ड्यूप्लेट पूरा हो रहा है, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा है। तो यहाँ पर सारी चीजें स्टेबल है, तो यहाँ पर स्टेबल चीजें बन रही हैं और यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो जनरली ये स्टेप फास्ट होगा। अब सेकेंड स्टेप जो हमारा है, यहाँ पर एक बॉन्ड टूट भी रहा है और हमारा कार्बोकेटाइन बन रहा है, यानी कि कार्बोकेटाइन बन रहा है, यहाँ पर इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। कार्बोकेटाइन के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये अनस्टेबल स्पीशीज जो इंटरमीडिएट बन रहा है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, दूसरा स्टेप जो है हमारा यही RDS हो जाएगा। क्योंकि लास्ट स्टेप में फिर देखें तो हीटिंग है और हीटिंग की वजह से ये स्टेप फास्ट हो जाएगा। तो हमारा जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा वो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन ही होगा। तो ये RDS आप याद रखेंगे कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में हमारा RDS जो होता है वो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होता है। अब आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स में हमारा फर्स्ट होगा कि यहाँ पर इंटरमीडिएट जो बन रहा है वो हमारा कार्बोकेटाइन है। तो फर्स्ट पॉइंट यही हम लोग लिखेंगे, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। और सेकेंड पॉइंट में हम लिखेंगे, अगर कहीं भी कार्बोकेटाइन बन रहा है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और वो अगर रीअरेंज होकर ज्यादा स्टेबल फॉर्म में जा रहा है तो वो रीअरेंजमेंट होगा उसका। तो वही हम लोग सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे, रीअरेंजमेंट पॉसिबल। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कई बार हम लोग रीअरेंजमेंट करना भूल जाते हैं, तो इसलिए मैं इसको एज अ नोट पॉइंट लिखा दे रहा हूं ताकि आप इसको मिस ना करें। कार्बोकेटाइन बनाएं और अगर वो रीअरेंज हो सकता है तो उसको रीअरेंज कराएं। उसके बाद ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि ध्यान से देखेंगे आप तो यहाँ पर वाटर का रिमूवल हो रहा है। तो जनरली जब भी कोई छोटे मॉलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूल से एलिमिनेट होते हैं, रिमूव होते हैं, तो उसको हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होता है, वो है हमारा रेट एक्सप्रेशन। अब किसी भी रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन लिखना हो, जैसे A+B जो है वो C में जा रहा है, इसका अगर रेट एक्सप्रेशन लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखते हैं, रेट इजकल्स टू एक रेट कांस्टेंट लिखते हैं K, और साथ ही साथ हम लोग रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिखते हैं और इसके पावर में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाते हैं जो कि यहाँ पर 1 है। तो अब जब हमारा ये रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो इसका रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन नहीं लिखते, यहाँ पर हम लोग जो RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसके लिए रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो यहाँ पर जब लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा रेट इजकल्स टू K, और K के साथ मल्टीप्लाई होगा जो हमारा रिएक्टेंट था RDS में, वो हमारा ये था, क्योंकि इसी के बाद हमारा कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ था। तो ये हमारा रेट एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि RDS में हमारे पास एक ही रिएक्टेंट था, इसीलिए ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होगा। ये सारी चीजें फिजिकल में पढ़े होंगे आप, मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर, बायमोलिकुलर, तो ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होगा। अच्छा, इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होगा नहीं है, रेट एक्सप्रेशन हो या यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हो, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा यूज नहीं होगा, बस मैं जानकारी के हिसाब से आपको बता रहा हूं। अब ये यूनिमोलिकुलर भी है और एलिमिनेशन भी है, तो इसीलिए इसको हम लोग E1 रिएक्शन भी बोल देते हैं।
E1 रिएक्शन। यहाँ पर E जो है ये डिनोट कर रहा है एलिमिनेशन को और 1 जो है ये डिनोट कर रहा है यूनिमोलिकुलर को। उसके बाद यहाँ पर जो रिएक्टेंट की पावर 1 है, इसी के वजह से ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी होगा, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। 8th पॉइंट है हमारा रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड। इसका क्या मतलब हुआ, तो आरडीएस में जब हम लोग कार्बोकेटाइन बनाते हैं फिर कार्बोकेटाइन रीअरेंज भी होता है और उससे हमें नया कार्बोकेटाइन भी मिलता है, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो फर्स्ट फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन है, जो सबसे पहले कार्बोकेटाइन बना है, उसका स्टेबिलिटी देख लें। जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका डिहाइड्रेशन सबसे पहले होगा। जैसे मैं आपको 3 अल्कोहल दे देता हूं। पहला अल्कोहल हमारे पास ये है, दूसरा अल्कोहल हमारे पास ये है और तीसरा अल्कोहल हमारे पास ये है। तो अब आप ध्यान से देखेंगे, जब इस पर H+ का अटैक कराएंगे तो यहां जो हमारा कार्बोकेटाइन बनेगा वो ये बनेगा और यहां से हमारा जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो ये बनेगा और थर्ड जो है वहां से हमारा ये कार्बोकेटाइन बनेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन थर्ड वाला है, तो डिहाइड्रेशन का जो रेट होगा उसका भी ऑर्डर यही होगा, C का सबसे ज्यादा, फिर B का, फिर A का। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा रीअरेंजमेंट से आप ऐसे समझें कि जैसे मान लेते हैं हमारा ये कार्बोकेटाइन बना, अब ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज होकर यहाँ आ सकता है, लेकिन हम इसको रीअरेंज नहीं कराएंगे। जब स्टेबिलिटी चेक कर रहे होंगे तो इसी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे जो जस्ट बना है वाटर के रिमूवल के बाद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा यूज होगा। इससे पहले जो हमने 2-3 पॉइंट देखे थे वो फिजिकल के पॉइंट थे, वो मैं जस्ट इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहां से हम लोग एक कंक्लूजन और निकाल सकते हैं, यहां पर जो हमारा 3 डिग्री अल्कोहल था उसका डिहाइड्रेशन आसानी से हुआ इन कंपैरिजन टू 2 डिग्री अल्कोहल, और 2 डिग्री अल्कोहल का भी आसानी से हुआ इन कंपैरिजन टू 1 डिग्री अल्कोहल। तो इसी को हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में नोट डाउन कर लेंगे। हमारा 9th पॉइंट होगा ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये जो हमारा आएगा इसमें 3 डिग्री का सबसे ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इसके अलावा ये जो हमारा रिएक्शन होगा ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन वैसे रिएक्शन होते हैं जिस रिएक्शन को कराने में हमें एनर्जी देना पड़े। अगर आप ध्यान से देखें तो इस रिएक्शन में हो क्या रहा होगा, इस रिएक्शन में यहाँ पर अल्कोहल होगा, अल्कोहल के जस्ट एडजेसेंट कार्बन पर जो हाइड्रोजन होगा वो इसके साथ यहाँ पर वाटर के रूप में एलिमिनेट हो रहा होगा, ये यहाँ से निकल रहा होगा और यहाँ पर बन रहा होगा हमारा पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर देखें 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक ये सिग्मा बॉन्ड और एक ये सिग्मा बॉन्ड, और इसके परिणाम स्वरूप मिल क्या रहा है, एक पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक्स और 1 पाई बॉन्ड फॉर्म्ड। जब 2 सिग्मा बॉन्ड टूटता है तब एक पाई बॉन्ड हमें मिल रहा है। तो यहां पर क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और उसको 2-2 को तोड़ रहे हैं, तो मतलब ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, और उसके परिणाम स्वरूप एक कमजोर बॉन्ड जो कि पाई बॉन्ड है, जनरली कमजोर बॉन्ड होता है, वो बन रहा है। तो 2 मजबूत बॉन्ड टूटकर एक कमजोर बॉन्ड बन रहा है, तो इसलिए हमें यहां पर जनरली एनर्जी देनी पड़ेगी जो कि हीट के फॉर्म में हमें देनी पड़ती है। तो इसलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। हमने मैकेनिज्म पढ़ लिया है और मैकेनिज्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे और इसी रिएक्शन का पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही और भी कंटेंट के लिए हमारे चैनल एकेड हेल्प को सब्सक्राइब कर लें। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, बाय, थैंक यू।